नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अब उन्होंने वॉयलेंट टर्न लेना शुरू कर दिया है, जहां पर कर्नाटक का रक्षणा वेदिके के द्वारा कर्नाटक के अंदर जितने भी महाराष्ट्र के ट्रक चलते हैं उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। बदले में महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई वगैरह के अंदर जितनी भी कर्नाटक की बसेस हैं उनके ऊपर कालिख पोतना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेलागवी और कोल्हापुर जैसे जगहों के अंदर वॉयलेंट प्रोटेस्ट उभर के आने लगे। अब ये प्रोटेस्ट क्यों उभर के आ रहे हैं, अभी तक का ये डिस्प्यूट क्या था, महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर का डिस्प्यूट क्या था, वो मैं शिवराज सिंह चौहान आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे दोस्तों मेरे द्वारा द हिंदू एनालिसिस का सेशन लिया जाता है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो, 1956 का भारत आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको खास रूप से इस जगह पे नजर डालना है। ये बॉम्बे है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है, ये केरला है, ठीक है, और यहां पर आपको मद्रास दिखाई दे रहा है। 1956 के बाद भारत का नक्शा बदलने वाला था, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसने कहा था कि भारत के अंदर लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऐसे राज्य जो कि भाषा के आधार पर बनेंगे वो राज्य बनाने की शुरुआत की गई, जहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक, उस समय पे मैसूर हुआ करता था, ये बने, जो कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन और कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन की मेजोरिटी में थे। अब अगर आप कर्नाटक को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कर्नाटक पहले वाला मैसूर नहीं था, ठीक है, ये मैसूर आपको पहले छोटा दिख रहा था, अब ये कर्नाटक जो कि मैसूरी है वो अब बड़ा हो चुका है। ये कैसे हो गया, तो यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया। कुछ डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे से आई, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से आई, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मद्रास से ली गई, और कुछ डिस्ट्रिक्ट यहां पर ली गई मैसूर की, और उसके बाद में पूरा कर्नाटक बना। पर जब ये सारा मिक्सचर किया गया तो उसके बाद में डिस्प्यूट होना काफी लाजमी था। महाराष्ट्र ने अपने रीजन के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र ने 1 मई 1960 के दिन कहा कि कर्नाटक के अंदर जो बेलागवी वाला क्षेत्र है ये मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और क्योंकि ये मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है तो इसके आसपास के लगभग 814 गांव महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र ने इन 814 गांवों के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया, जिन क्लेम के अंदर कुछ अर्बन एरिया भी इंक्लूडेड थे, जैसे बेलागवी, कारवार और निपानी। ये आपको कर्नाटक का मैप दिखाई दे रहा है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र की इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद कर्नाटक ने महाराष्ट्र के अंदर कुछ रीजन की मांग करना शुरू कर दी। कर्नाटक ने, ये महाराष्ट्र का मैप है, महाराष्ट्र के मैप में कर्नाटक से बॉर्डर शेयर होने वाले डिस्ट्रिक्ट है संगली, शोलापुर और कोल्हापुर। इन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लेम करना शुरू किया और कहा कि ये रीजन तो कर्नाटक के, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट उभर गया, और ये डिस्प्यूट ने वॉयलेंट टर्न भी ले लिया। जब ये टर्न वॉयलेंट हो चुका था तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, और उसके बाद एक कमेटी बैठाई, महाजन कमेटी, और महाजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 25 नवंबर 1966 के दिन, जिसके बाद महाजन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र जो कि बेलागवी की मांग कर रहा है, इसे उस समय पे बेलगांव कहा जाता था महाराष्ट्र के द्वारा, ये जो बेलगांव है ये महाराष्ट्र को नहीं मिल सकता, पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कुछ रीजन को एक्सचेंज किया जा सकता है, जिसके अंदर ये कहा गया कि महाराष्ट्र के लगभग 247 गांव और प्लेसेस हैं वो कर्नाटक को दे देने चाहिए, जिसके अंदर जट, अकलकोट और शोलापुर इंक्लूडेड थे। वहीं कुछ रीजन जो कर्नाटक के हैं वो महाराष्ट्र को दे देने चाहिए, जो 264 गांव और विलेज यहां पर इस कमीशन के अंदर कहे गए थे, जिसके अंदर निपानी, खानापुर और नंदगढ़ इंक्लूडेड था। महाराष्ट्र ने इस कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। हालांकि कर्नाटक ने समझा कि कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके फेवर में, तो कर्नाटक ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। 2004 के अंदर जब बेलागवी को बेलगांव चेंज कर दिया गया था तो महाराष्ट्र जो है वो समय पर आते आते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है, खास रूप से बेलागवी के आसपास वाले क्षेत्रों का। क्योंकि महाराष्ट्र, बात वैसे छोटी सी है, पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर इसी डिस्प्यूट का यूज किया गया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इन डिस्प्यूट का उल्लेख किया, इवन गवर्नर के एनुअल एड्रेस के अंदर उल्लेख किया गया, जिसके बाद पॉलिटिकल रूप से ये डिस्प्यूट जो है वो और ज्यादा ग्रेव होता चला गया, और धीरे धीरे करके ये डिस्प्यूट जो है वो बढ़ गया। हालांकि धीरे धीरे करके फिर जब लिंग्विस्टिक स्टेट के इंपॉर्टेंस कम होने लगी, जब इंग्लिश का डेवलपमेंट होने लगा, जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में काफी फ्रीक्वेंटली जाने लगे, तो उसके अंदर ये बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए। पर ये डिस्प्यूट अभी वापस से उभर के आए, वो क्यों हुए उसे समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा क्लेम समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र का क्लेम क्या और कर्नाटक का क्लेम क्या। महाराष्ट्र का कहना यह है कि देखो बेलागवी जो है वो मराठी स्पीकिंग है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या कहा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा था कि स्टेट का विभाजन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर,
महाराष्ट्र बना था मराठी स्पीकिंग। जब मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र था तो ये जो मराठी स्पीकिंग बेलागावी है ये भी महाराष्ट्र के अंदर आना चाहिए। दूसरा, महाराष्ट्र ने कहा कि कारवार और सूपा ये कर्नाटक के अंदर है जहां पे कोंकणी बोली जाती है, और कोंकणी एक डायलेक्ट है मराठी का है, यानी कि मराठी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र ने इनके ऊपर भी क्लेम करना शुरू किया, और महाराष्ट्र ने प्रूफ के रूप में क्या दिखाया? महाराष्ट्र ने प्रूफ के रूप में कहा कि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अंदर बेलागवी, कारवार, सूपा और जो भी रीजन हम लोग क्लेम कर रहे हैं इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड मराठी के अंदर लिखे गए हैं, मतलब ये रीजन मराठी है। जिसके बाद महाराष्ट्र ने इनके ऊपर क्लेम करना शुरू किया। वहीं कर्नाटक ने कहा कि देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज की और उसके बाद में जो राज्यों का विभाजन हो चुका है वो हो चुका। अब हिस्टोरिकल डाटास के ऊपर क्या जाना, जिसके बाद कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र को कुछ डिस्ट्रिक्ट देने से मना कर रहा है, महाराष्ट्र जो है वो कर्नाटक को कुछ डिस्ट्रिक्ट देने से मना कर रहा है, जिसके बाद में दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो उभर के आया। अब वापस से ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों उभर के आए? क्योंकि अभी काफी समय से डिस्प्यूट जो है वो थोड़े से ठंडे पड़े हुए थे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर लगभग 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया कर्नाटक के बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, जहां पर कहा गया इन 2 मंत्रियों को कि पॉलिटिकली और लीगली इन डिस्प्यूट को आप ही हैंडल करोगे। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन पेंशन देगा उन फ्रीडम फाइटर को जो कर्नाटक के अंदर है और कर्नाटक के मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो कर्नाटक इसके बाद क्यों ही चुप बैठता? तो कर्नाटक ने यहां पर क्या किया कि जितने भी कन्नड़ स्कूल है जो महाराष्ट्र के अंदर है उन्हें पेंशन और उन्हें पैसे देने की, ग्रांट देने की बात जो है वो यहां पर कर्नाटक द्वारा की गई। कर्नाटक ने यह भी कहा कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि वो 40 गांव जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जिसमें जट तालुका और संगली डिस्ट्रिक्ट, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे गांव आते हैं, इनके ऊपर वापस से कर्नाटक क्लेम करना शुरू करेगा। जिसके जवाब में महाराष्ट्र ने फिर से 2 मंत्रियों को कहा कि आप एक काम करो, बेलागवी के अंदर जाओ और वहां पर जाके ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखो। जिसके बाद जब महाराष्ट्र से 2 मंत्री जाने वाले थे बेलागवी, तो कर्नाटक के अंदर लोगों के अंदर प्रोटेस्ट छिड़ गया। हालांकि ये गए नहीं थे, 6 दिसंबर को जाने का प्लान था पर ये गए नहीं, पर उसके पहले ही हम लोगों को देखने को मिला कर्नाटका रक्षणा वेदिके के द्वारा महाराष्ट्र के ट्रकों के ऊपर पथराव कर दिया गया। फिर महाराष्ट्र के अंदर बसों के ऊपर काली पोत दी गई। बेलागवी और कोल्हापुर के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिले और इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे करके और वायलेंट होते जा रहे हैं। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवीन करने के लिए भी कहा गया। तो इस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हम लोगों को कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।